दुबई ने अभी अभी ईरान को ऐसा झटका दिया है जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। तेहरान मिसाइल या बमों से नहीं बल्कि कुछ और ही शांत और घुटन भरी चीज से हाँफ रहा है। सालों तक ईरान ने दुबई के साथ मिलकर प्रतिबंधों से बचने के तरीके निकाले, जिससे अमेरिका और इजराइल के दबाव में भी उसकी अर्थव्यवस्था चलती रही। ये शांत साझेदारी ईरान के लिए एक अहम जीवन रेखा थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब हाल ही में खाड़ी में तनाव शुरू हुआ, जिससे ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी और एक ऐसी हद पार कर दी जो उसे नहीं पार करनी चाहिए थी। अब वो गलती उन्हें भारी पड़ने लगी है, जिससे ईरानी शासन का अंतिम पतन हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह समझने के लिए चलिए इस अजीब दुबई तेहरान रिश्ते को समझते हैं और देखते हैं कि यह संबंध वास्तव में कितना गहरा है। सीधे शब्दों में कहे तो दशकों से दुबई ईरान के लिए एक पिछला दरवाजा रहा है। यह वही सिस्टम था जिसने ईरान को तब भी संभाला जब अन्य रास्ते बंद हो गए। 1979 में अमेरिकी पाबंदियों के बाद से ही ईरान वैश्विक वित्त से बाहर रहा है। 2000 के दशक के मध्य में उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए दबाव के कारण हालात और भी ज्यादा सख्त हो गए, जिससे बैंकों और तेल बिक्री पर गहरा असर पड़ा। कागजों पर देखा जाए तो इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी धीमा कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुबई ने बच निकलने का रास्ता बन गया। जब दुनिया ने खाड़ी के ठीक उस पार बसे ईरान को अलग थलग किया, तब दुबई ने खुले बंदरगाह, लचीली बैंकिंग और एक ऐसा वैश्विक व्यापारिक केंद्र दिया जो जरूरत पड़ने पर चुपचाप खुद को ढाल सकता था। 2010 तक 8000 से अधिक ईरानी कंपनियां फ्री जोन से काम कर रही थी। दोनों पक्षों के व्यापार में तेजी आई और ये लगभग 28 अरब डॉलर तक पहुंचा। दायरा में मुद्रा विनिमय की दुकानें पिछली गलियों में रियाल को डॉलर में बदलने का काम करती थीं। जाबेल अली, दुनिया के व्यस्त बंदरगाहों में वहां जहाज बिना पंजीकरण ईरानी सामान ले जाते थे। यह रिश्ता इतना असरदार था कि एक अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी ने दुबई को ईरान के प्रतिबंधों से बचने के पूरे नेटवर्क का सबसे अहम केंद्र कहा था। यूएई ईरान के लिए कितना केंद्रीय था, ये इससे साफ है। सोचिए, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता था। ईरान के विशाल गुप्त टैंकर, बेड़े के तेल टैंकर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में तट के पास लंगर डालते थे। चालक दल रात में माल को ऐसे जहाजों में स्थानांतरित कर देते थे जिनके कागजात साफ सुथरे होते थे। इन कागजातों में दावा था कि तेल तटस्थ स्रोत से आया है। टैंकर दुबई के जाबेल अली बंदरगाह में पहुंचते और बंदरगाह कर्मी उन्हें नियमित आयात के रूप में दर्ज करते। तेल खुले बाजार में बिकता या स्थानीय रूप से रिफाइन होता था और आमदनी दुबई के कई स्तरों वाले खातों के जरिए वापस भेजी जाती थी। साथ ही तस्करी इलेक्ट्रॉनिक्स, कार पुर्जे व मेडिकल उपकरण भी दूसरी ओर भेजे जाते थे। ऑटो पार्ट्स की खेप यूएई फैक्ट्री के लिए दिखाकर कागजों में तुरंत पुनर्विक्रय कर चुपचाप सीमा पार ट्रक से भेज दी जाती थी। दुबई से हुए पुनर्निर्यातों ने ईरानी फैक्ट्रियों को तब चालू रखा जब आधिकारिक रास्ते बंद थे। पूरा सिस्टम नजदीकी, तेजी और एक ऐसे शहर पर निर्भर था जो खाड़ी के लिए बिचौलिया बनने में फल फूल रहा था। दोनों देशों के बीच रिश्ता सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं था, इसे मजबूत बनाने में दुबई में रचा बसा लोगों का नेटवर्क अहम थी। ईरानी परिवार सिर्फ यहाँ से गुजरते नहीं थे, बल्कि यहाँ बस भी जाते थे। वे संपत्ति खरीदते थे, दुकानें खोलते थे, शिपिंग कंपनियां चलाते थे और अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों में दाखिला दिलाते थे। 1990 और 2000 के दशक में दुबई में ईरानी समुदाय की संख्या अनुमानित 1,50,000 3 लाख थी, जो सोना, कपड़ा, निर्माण और समुद्री व्यापार से जुड़े थे। हर वेतन, व्यापारिक सौदा, स्कूल फीस, रेमिटेंस से ईरान लौटने वाली वित्तीय धारा थी। ये कोई छुपा रास्ता नहीं था, यह शहर की अर्थव्यवस्था में शामिल था और दिन में दिखता था। ईरान ने इस तंत्र का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसमें महारत हासिल कर दुबई को क्षेत्र में सबसे असरदार बाहरी सहारों में से एक बना दिया। प्रतिबंध तभी असरदार होते हैं जब माल और पैसे का प्रवाह पूरी तरह बंद हो। रास्ते खुले रहने पर दबाव पूरा नहीं पड़ता। अगर दुबई नहीं होता तो ईरान पर जल्दी और ज्यादा दबाव पड़ता, चीजें जल्दी बिगड़ जाती और फैक्ट्रियां सालों तक नहीं चल पाती। वे कुछ हफ्तों में धीमी होकर पार्ट्स खत्म होते ही रुक जाती। अस्पतालों में जरूरी सामान न मिलते ही शेल्फ्स खाली हो जाते और डॉक्टरों को जुगाड़ करना पड़ता और ईरान की सीमाओं से बाहर भी इसका असर फैल जाता। हिजबुल्लाह, हूती और इराक की मिलिशियाओं जैसे समूहों को मिलने वाली फंडिंग भी सख्त हो जाती।
जिससे तेहरान की ताकत दिखाने की क्षमता पर असर पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह सीधी है। दुबई खुला रहा, सिस्टम बंद नहीं हुआ, पैसे साइड चैनलों से बहते रहे, व्यापार चलता रहा और अर्थव्यवस्था टूटने से बची रही। हर साल 16 से 28 अरब डॉलर का प्रतिबंधित व्यापार और उसके अलावा 6 से 7 अरब डॉलर का गैर तेल निर्यात इन नेटवर्क्स के जरिए होता रहा। ये परफेक्ट नहीं था, कई सौदे टूटे, जोखिम ज्यादा थे, कुछ भी गारंटी नहीं थी, लेकिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं था, बस काम चल जाए यही काफी था। इतना कि फैक्ट्रियां चलती रहे, भले ही बस किसी तरह। इतना कि अस्पतालों में जरूरी सामान मिलता रहे, भले ही सिर्फ बुनियादी स्तर पर। इतना कि सहयोगियों को फंड मिलता रहे और प्रभाव बना रहे। दबाव वाली व्यवस्था में वही छोटा अंतर सब बदल देता था। यही अहम था। कड़े प्रतिबंधों में भी दुबई ने दबाव खत्म नहीं किया, इसने बस ईरान को सांस लेने की जगह दी। और ऐसे माहौल में सांस लेने और घुटन के बीच का फासला ही सब कुछ होता है। फिर 2026 आया और सब कुछ बदल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग खाड़ी क्षेत्र तक फैल गई और एक ऐसे कदम में जिसने कई लोगों को चौंका दिया, ईरान ने अपने हमलों का रुख यूएई की ओर कर दिया। यह सिर्फ कोई और निशाना नहीं था, यही देश था जिसने सालों तक ईरान की अर्थव्यवस्था को चुपचाप संभाला, जिससे आगे की घटनाएं और चौंकाने वाली रही। फरवरी के अंत में हमले शुरू होते ही और मार्च तक चलते ही तुरंत और अपेक्षित प्रतिक्रिया मिली। निवेशकों के हटते ही बाजार गिर गए और विश्वास रातों रात डगमगाया। यूएई के शेयर बाजारों ने 120 अरब डॉलर से ज्यादा गंवाए और दुबई का मुख्य सूचकांक कुछ हफ्तों में करीब 16% गिरा। जैसे जैसे नुकसान बढ़े, इसका असर बाजार के बाहर भी दिखा। प्रॉपर्टी डील्स धीमी हुई और अलर्ट के दौरान ट्रेडिंग फ्लोर खाली हो गए और दुबई की जो स्थिर और शांत लय थी वह टूटने लगी। जो कभी स्थिर लगता था अब अनिश्चित लगने लगा और शहर की सुरक्षित ठिकाने वाली छवि फीकी पड़ने लगी। इस बदलाव की जड़ में एक गलत अनुमान था। ईरान ने संघर्ष बढ़ाया और उसी सिस्टम पर वार किया जो उसकी मदद कर रहा था। ये प्रतीकात्मक चेतावनी नहीं बल्कि केंद्रित हमला था और शुरू से ही इसका सबसे अधिक असर यूएई पर पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी से शुरू बमबारी का करीब 63% यूएई ने झेला। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, खासकर यह देखते हुए कि पूरे क्षेत्र में ईरान के कितने प्रतिद्वंदी हैं। सिर्फ 2 हफ्तों में 450 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 2000 ड्रोन यूएई के अहम बुनियादी ढांचे पर दागे गए। हवाई अड्डे, बंदरगाह, तेल टर्मिनल और ऊर्जा प्रणालियां सभी निशाने पर थीं, जिससे हर बड़े क्षेत्र में दबाव महसूस हुआ। हमलों के शुरू होते ही अव्यवस्था फैल गई। कुछ रक्षा प्रणालियां काम आईं, लेकिन सभी नहीं। फुजेरा के लोडिंग ऑपरेशन बाधित हो गए, जिससे प्रमुख ऊर्जा प्रवाह धीमा हो गया। जाबेल अली की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। हवाई क्षेत्र में जोखिम बढ़ने पर कई कारोबारी उड़ानें रद्द हुईं, जिससे अस्थिरता और बढ़ी। जैसे जैसे ये बाधाएं जुड़ती गई, दुबई की अजय वैश्विक केंद्र की छवि दरकाने लगी। ये सब बुरा था, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि बुनियादी ढांचे और आंकड़ों से परे इसका एक मानवीय कीमत भी था। कम से कम 12 नागरिक मारे गए, लगभग 190 लोग घायल हुए और सैन्य हताहत भी हुए। और एक बार जब जानें चली जाती हैं तो स्थिति फिर से बदल जाती है। अब ये सिर्फ अर्थशास्त्र या रणनीति नहीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वास और कोई जगह सचमुच कितनी सुरक्षित है इस पर आ गया है। जब सुरक्षा की भावना टूटती है तो सब कुछ बदलने लगता है। वही विश्वासघात असली मोड़ था। ईरान ने दुबई को ऐसे साझेदार की तरह जो हमेशा खुला रहता माना था। हालात चाहे जैसे भी हों, तेहरान को विश्वास था कि व्यापार राजनीति से ऊपर रहेगा, लेकिन हमलों के बाद ये सोच टूट गई। ईरान ने यूएई के साथ हद पार कर दी और वही पुल जला दिया जिसकी उसे जरूरत थी। यूएई ने फैसला किया कि वह इसके लिए ईरान को पूरी तरह सजा देगा। ईरान की तरफ से इस तरह की आत्महानि ने उसके विकल्पों को इतनी तेजी से बंद कर दिया जितना कोई दूर का पश्चिमी प्रतिबंध कभी नहीं कर पाया था। इन आक्रामक कार्रवाइयों के बावजूद ध्यान दे कि यूएई ने संयम की नीति रखी है, जबकि ईरान ने अपने पड़ोसी के खिलाफ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जो आक्रामकता का स्पष्ट कार्य था। यूएई ने सैन्य बल के साथ कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बजाय उसने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और अपने सहयोगियों के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर
ध्यान केंद्रित किया है। यह असमानता ईरान की आक्रामक भूमिका और कूटनीति के बजाय टकराव चुनने को दिखाती है, जबकि यूएई अहिंसक तरीकों से स्थिरता और सुरक्षा चाहता है। तो यूएई ने बदले में हमला करने के बजाय क्या किया? खैर, उन्होंने वही किया जो वे शुरू से करते आ रहे थे। वे फिर से वित्तीय हिसाब किताब पर लौट गए। इसके बाद जो हुआ वो आर्थिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन था। ये चुपचाप मार्च की शुरुआत में शुरू हुआ, लेकिन एक बार जब ये शुरू हुआ तो ये रुका नहीं। रिपोर्ट्स आईं कि यूएई बैंकों में अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियां फ्रीज हो रही हैं, और ये सिर्फ निजी खाते नहीं थे। ये शासन से जुड़े फंड, शेल कंपनियां अवैध व्यापार छुपा रही थी, और छुपे भंडार तेहरान के नेटवर्क को जिंदा रखे थे। तो जब उन खातों को लॉक कर दिया गया तो सिर्फ पैसे ही नहीं रोके गए, बल्कि ऑक्सीजन भी काट दी गई, और वहां से दबाव एक जगह नहीं रुका, ये बहुत तेजी से फैल गया। अधिकारियों ने एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई की, जिससे प्रतिक्रिया संगठित और सोची समझी लगी। सालों से काम कर रहे एक्सचेंज हाउस अचानक कड़ी जांच में आ गए। ये छोटे खिलाड़ी नहीं थे, ये वही चैनल थे जो चुपचाप गुप्त तेल बिक्री को असली इस्तेमाल करने योग्य नकदी में बदल रहे थे। फिर छापेमारी शुरू हुई। दुबई में सुरक्षा टीमों ने IRGC नेटवर्क से जुड़े दर्जनों मनी चेंजर गिरफ्तार किए। ये भरोसेमंद ऑपरेटर थे जिन्होंने समय के साथ रिश्ते बनाए और बिना ध्यान आकर्षित किए पैसे ट्रांसफर करना जानते थे। उन्हें हटाना इत्तेफाक नहीं, बिल्कुल सटीक था। और जैसे ही वे चले गए, सिस्टम सिर्फ धीमा नहीं हुआ, वह टूटने लगा। क्योंकि वे एक्सचेंज हाउस सिर्फ बिजनेस नहीं थे, वे जोड़ने वाली कड़ी थे। वे तेल की बिक्री को नगद से, नगद को लॉजिस्टिक्स से, और लॉजिस्टिक्स को जमीनी ऑपरेशन से जोड़ते थे। अगर उन्हें हटाया जाए तो चेन कमजोर होती है, पैसे का बहाव रुकता है, और भुगतानों में देरी होती है, और सौदे टूट जाते हैं। और ये असर तेजी से फैलता है, खासकर जब वो पैसे, हथियार, लड़ाकों और बाहरी ऑपरेशन से जुड़े हों। अब कार्रवाई व्यापार स्तर तक भी पहुंची। संयुक्त अरब अमीरात ने कथित तौर पर देश से बाहर रह रहे ईरानी नागरिकों के रेजिडेंसी और वीजा रद्द करने शुरू कर दिए हैं, जिनमें हाई वैल्यू गोल्डन वीजा धारक भी शामिल हैं, जिनके कारोबारी और संपत्ति निवेश थे। इसी समय दुबई में ईरान से जुड़े संस्थानों को अब बंद किए जाने का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि ईरानी अस्पतालों ने अपना संचालन बंद कर दिया है। तेहरान की कौंसुलर मौजूदगी को न्यूनतम स्तर तक घटाया जा रहा है। उन नेटवर्क से जुड़े कई कार्यालय बिना चेतावनी सील कर दिए गए। वर्षों से चल रही कंपनियां अचानक कामकाज से बाहर कर दी गई। वीजा रद्द कर दिए गए, जिनमें वे दीर्घकालिक गोल्डन वीजा भी शामिल थे, जिन्होंने ईरानियों को आराम से रहने और स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी थी। नवीनीकरण बंद हो गए, जिससे कुछ लोग देश के बाहर फंस गए और बाकी लोग समायोजन के लिए जूझने लगे। जो संस्थाएं पहले सुचारू रूप से चल रही थी, वे प्रतिबंधों के कड़े होने और गतिविधियों के धीमे पड़ने के साथ खाली होने लगी, और यहीं से सब कुछ आपस में जुड़ने लगता है। हर कदम ने सिर्फ दबाव नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे कई गुना कर दिया। जमा संपत्ति से नकदी रुक गई, एक्सचेंज हाउस बंद होने से मुद्रा विनिमय बंद हो गया, और कंपनियों के बंद होने का मतलब था कि व्यापार के रास्ते कम हो गए। कड़े वीजा नियमों के कारण सिस्टम चलाने वाले कम हो गए, और सब एक साथ होने पर कुछ और हावी हो गया। अनिश्चितता। अब खुले सिस्टम के हिस्से भी स्थिर नहीं लगते थे। जो कंपनियां अब भी काम कर रही थी, उन्हें लगातार जांच, लंबे ऑडिट, ज्यादा बीमा खर्च और देरी का सामना करना पड़ रहा था। हर शिपमेंट महंगी हो गई थी, हर लेन देन में ज्यादा समय लगने लगा था, और समय के साथ वो रुकावट बढ़ती चली जाती है। अगर आपको ईरान की जीवन रेखा कटते देखना पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और बड़े वार आने वाले हैं। अब मुद्दे पर लौटते हैं। ईरान के लिए स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि दुबई हमेशा पास, तेज और कुशल रहा है। वो नज़दीकी एक फायदा थी, लेकिन जैसे ही सिस्टम सख्त हुआ, वही नज़दीकी एक कमजोरी बन गई। जहाज़ों को रास्ता बदलना पड़ा, जिससे ज्यादा ईंधन खर्च हुआ और सफर लंबा हुआ। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन पर निगरानी बढ़ी। जो आड़ में चलने वाले ऑपरेशन पहले घुलमिल जाते थे, वे अब अलग दिखने लगे, और इसी तरह जो कभी एक आसान और भरोसेमंद जीवन रेखा थी, वो अब कुछ और ही बन गई। देरी, बढ़ती लागत और बढ़ते जोखिमों की एक भूल भुलैया। चूंकि ये पहले से लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के साथ हुआ, इसका असर ज्यादा हुआ। ये केवल दबाव की एक और परत नहीं है, ये ईरान के खुद को संभालने के तरीके के मूल पर असर कर रहा है, और इसी वजह से इसका असर अलग तरह से महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका प्रभाव कितनी जल्दी सामने आ रहा है। ईरान के अंदर इसका झटका लगभग तुरंत महसूस हुआ है। अरबों की संपत्ति फ्रीज,
और दुबई का मुद्रा चैनल बंद होने पर रियाल तेजी से गिरता है। इस समय यह समानांतर बाजार में 1.47 मिलियन प्रति डॉलर पर ट्रेड हो रहा है, जो अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। जैसे जैसे मुद्रा कमजोर हो रही है, सब कुछ बदल रहा है। 2025 के अंत में मुद्रास्फीति 42% से ऊपर थी, अब 50% पार हो गई है। ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हफ्ते दर हफ्ते दिखता है। परिवार इसे पहले महसूस करते हैं। बचत की कीमत अचानक गिर जाती है। पहली तिमाही में ब्रेड 18% और चावल 12% महंगे हुए हैं। कीमतें बढ़ने पर सप्लाई घटती है। दवाइयाँ, स्पेयर पार्ट्स जो दुबई से आते थे अब दुकानों में नहीं मिलते, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। इसी के साथ यूएई भी इन सब से अछूता नहीं है। ईरानी पूंजी का प्रवाह रोकने की अपनी कीमत चुकानी पड़ती है और उसके असर पहले से ही दिखने लगे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट सुस्त है। 2026 की पहली तिमाही में लेन देन 12% घटे हैं और मुख्य क्षेत्रों में दाम कम हो रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित है क्योंकि शुरुआत से ही पर्यटकों की संख्या 8% घट गई है। बमबारी से प्रभावित जगह पर कोई नहीं जाना चाहता, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत हो। इसके अलावा शेयर बाजारों में भारी गिरावट से अरबों गायब हो गए हैं और दुबई सूचकांक करीब 16% गिरा है। तो यह दबाव एक तरफा नहीं है, लेकिन फर्क प्रतिक्रिया में है। इन नुकसानों के बावजूद यूएई आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनकी नजर में अब आकलन बदल गया है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा व्यावसायिक सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमले के दौरान खुले रहना अब ताकत का संकेत नहीं है, यह कमजोरी का संकेत देता है और कमजोरी और दबाव को बुलावा देती है। इसलिए उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। अभी आर्थिक नुकसान सहो, सिस्टम को सुरक्षित रखो और वह दरवाजा बंद करो जो पहले खुला था। लेकिन ईरान यहां तक कैसे पहुंचा? ये अचानक नहीं हुआ। यूएई को निशाना बनाने का फैसला कई सालों से बंद रहे बड़े परिदृश्य से जुड़ा है। इस पैटर्न को देखकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यूएई सैन्य और आर्थिक रूप से लगातार अमेरिका के करीब आया है। इसी दौरान यूएई ने इजराइल के साथ चुपचाप लेकिन स्पष्ट संबंध भी विकसित किए हैं। ये सब एक रात में नहीं हुआ, लेकिन तेहरान के नजरिए से देखा जाए तो ये सब मिलकर मायने रखता है। समय के साथ दुबई सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि ईरान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों के साथ तालमेल जैसा नजर आने लगा। और एक बार जब यह धारणा बन गई तो रिश्ते में बदलाव आना शुरू हो गया। ईरान ने अब यूएई को तटस्थ जमीन के रूप में नहीं देखा, उसने इसे अपने खिलाफ काम कर रही एक व्यापक व्यवस्था का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। तेहरान के अनुसार अमीरात अमेरिकी प्रभाव का खाड़ी में केंद्र बन गया था, जहां खुफिया, लॉजिस्टिक्स और वित्त जुड़े थे। वॉशिंगटन संग हर रक्षा समझौते ने यह धारणा मजबूत की। पश्चिमी सहयोगियों के साथ हर संयुक्त अभ्यास ने इसे और मजबूत किया और इजराइल के साथ हर तरह की समन्वय की निशानी ने इसे और आगे बढ़ाया। तो ईरान की तरफ से यह सब कुछ यूं ही नहीं था, ये सब सोचा समझा था। उस सोच में यूएई पर हमला करना सिर्फ बदला लेने के बारे में नहीं था, ये एक पड़ोसी को संदेश देने के लिए था जो ईरान की नजर में एक सीमा पार कर चुका था। एक देश जो वर्षों के शांत आर्थिक सहयोग से लाभान्वित हुआ था, अब बढ़ते खतरे का हिस्सा माना जा रहा था। यही इन हमलों का मतलब अलग हो जाता है। वे सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बल्कि संदेश देना था। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग कर दिखाया कि खाड़ी देश अमेरिका या इजराइल के सहारे खुद को अजेय न समझे। विचार साफ था, अगर आप हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो आपको इसका असर महसूस होगा। साथ ही इसके पीछे एक और मकसद भी था। ईरान दुबई की छवि हिलाना चाहता था। सालों से इस शहर ने खुद को एक सुरक्षित स्थिर केंद्र के रूप में स्थापित किया था, जहां व्यापार बिना किसी रुकावट के चल सका था। हमलों का मकसद छवि को चुनौती देना, बुनियादी ढांचे पर वार और गतिविधियों में बाधा डालना था, जिससे विश्वास और सुरक्षा की भावना कम होती है। निवेशक हिचकिचाते हैं, बाजार प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये आर्थिक दबाव था जो एक अलग रूप में दिया गया था। एक तरह से ये झटके के जरिए रणनीति थी। तेहरान केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बल्कि व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रहा था। वह विदेशी ताकतों को खाड़ी में प्रभाव बढ़ाने से रोकना चाहता था और इसके लिए यूएई को मंच चुना। और यही बात इस पल को इतना चौंकाने वाला बनाती है। ईरान ने उसी व्यवस्था को निशाना बनाया जो उसकी मदद कर रही थी जिंदा रहने में, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी सभी को एक चेतावनी भेजी जा सके। वो सख्त रवैया सिर्फ खातों और वीजा तक नहीं, बल्कि बड़े रणनीतिक फैसलों तक भी जाता है, जो अब क्षेत्र को
नया आकार दे रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं कि यूएई होर्मुज जलडमरू मध्य के मामले में कैसे आगे बढ़ रहा है। अब वो किनारे बैठा नहीं है, वो जलडमरू मध्य को खुला रखने के प्रयासों में और अधिक शामिल हो रहा है, भले ही इसका मतलब नौसैनिक कार्रवाई में समन्वय करना हो। वह संयुक्त राष्ट्र में अध्याय 7 का प्रस्ताव के लिए दबाव डाल रहा है ताकि समुद्री मार्ग खुले रखने के लिए बल प्रयोग किया जा सके, और साथ ही वह माइंस हटाने, नौसैनिक एस्कॉर्ट और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे ऑपरेशनों में अपनी भूमिका की समीक्षा कर रहा है। जब आप पीछे हटकर देखें तो यह बड़ा बदलाव है। इस देश की पहचान व्यापार और स्थिरता से थी, न कि गश्त और समुद्री सुरक्षा से। और फिर भी अब वही देश जिसने कभी ईरान को आर्थिक राहत दी थी, अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक पर ईरान के नियंत्रण की कोशिशों को रोकने में मदद करने पर विचार कर रहा है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने से वैश्विक संकट पैदा हुआ। यही से दबाव खाड़ी से बाहर फैलने लगता है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। तो जब इसमें बाधा आती है तो इसके असर तुरंत दिखने लगते हैं। टैंकर लाइन में लग जाते हैं या अफ्रीका के चारों ओर घूमकर रास्ता बदल लेते हैं, जिससे डिलीवरी में हफ्तों की देरी हो जाती है और ईंधन में लाखों ज्यादा खर्च होते हैं। गल्फ से गुजरने वाले जहाजों के बीमा प्रीमियम 300% बढ़े। कुछ कंपनियां सुरक्षित रास्ते के लिए लाखों खर्च कर रही हैं। अमेरिकी 5th फ्लीट और सहयोगी नौसेनाओं ने एयरक्राफ्ट कैरियर व डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं, जो गश्त व माइंस हटाने के अभियान चला रहे हैं ताकि रास्ते कुछ हद तक खुले रहे। फिर भी ईरानी ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक माइंस गल्फ को दुनिया से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को लगातार जकड़े हुए हैं। समुद्र में दबाव बढ़ते ही असर तुरंत दिखता है। तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची, जिससे यूरोप और एशिया के उपभोक्ताओं पर असर पड़ा। कारखाने ईंधन और पुर्जे जमा कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर की सरकारें वैकल्पिक आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। शिपिंग कंपनियां मार्गों पर 10 से 14 दिन की देरी और यह भी बता रही है कि परिवहन लागत बढ़ने से वैश्विक महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। खाड़ी में टकराव रोजमर्रा की जिंदगी में ऊंचे ईंधन बिल और बढ़ती खाद्य कीमतों के रूप में दिखता है, लेकिन यूएई इसका जवाब देने में सक्षम है। अपने विशाल वित्तीय भंडार, जिनमें सॉवरन वेल्थ फंडों में 1.5 ट्रिलियन से अधिक शामिल है, और वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब की भूमिका के कारण ये सही बीमा गारंटी के साथ गठबंधन अभियानों को फंड कर सकता है और होर्मुज को खुला रखने के लिए नौसैनिक व लॉजिस्टिक समर्थन दे सकता है। यूएई ने यूएन में बल प्रयोग प्रस्ताव का समर्थन और माइंस हटाने व एस्कॉर्ट मिशनों में संसाधन लगाकर दिखा दिया है कि वह अब सिर्फ चुपचाप मेजबान नहीं रहेगा। इसके बजाय यह एक अग्रिम मोर्चे वाले देश की तरह कार्य कर रहा है, जो ईरान की पकड़ तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और वित्तीय ताकत और रणनीतिक इरादे का यही मेल खाड़ी में शक्ति संतुलन को नया रूप देता है। तो दिशा स्पष्ट है, यूएई अब चुपचाप मेजबान की भूमिका नहीं निभा रहा है। यह एक ऐसे देश की तरह व्यवहार कर रहा है जिसे एक झटका लगा और उसने तय किया कि अब और झटका नहीं सहना है, और ऐसा करते हुए ये उस व्यवस्था को बंद कर रहा है जिस पर कभी ईरान निर्भर था। सालों तक ईरान ने दुबई को एक स्थायी साझेदार की तरह माना, एक ऐसी जगह जिस पर वो हमेशा निर्भर रह सकता था। अब वो धारणा सही नहीं रही। अब वो साझेदारी खत्म हो गई है और इसका असर बोर्डरूम, शिपिंग रूट्स और क्षेत्र के वित्तीय नेटवर्क्स में साफ दिख रहा है। असर गहरा होने का कारण भी साफ है। ईरान जिस सिस्टम पर निर्भर था वो हमेशा सबके सामने था, और अब उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जब पूरी दुनिया पेट्रोल पंप पर झटका झेल रही है, असली चोट आम ईरानियों को कहीं ज्यादा सीधे महसूस हो रही है, जो कभी दुबई को दूसरा घर मानते थे। परिवारों ने स्कूल, अस्पताल चलाए और एक कम्युनिटी बनाई, जिससे लोगों को ईरान से बाहर भी स्थिरता मिली। रिश्ता गहरा था, पर मिसाइल हमलों के बाद भरोसा धीरे धीरे टूट गया। यूएई ने हजारों ईरानी रेजिडेंसी और बिजनेस वीजा रद्द कर दिए, जिससे दुबई में कभी फलती फूलती ईरानी कम्युनिटी को सीधे निशाना बनाया गया है। जो परिवार वहां दशकों से रह रहे थे, वे अचानक खुद को विदेश में फंसा हुआ या अपनी कानूनी स्थिति खोने के खतरे का सामना करते हुए पा रहे हैं। व्यापार मालिकों को अब विस्तार रोकना और अमीरात के बाहर नए स्थान ढूंढने पड़ रहे हैं। जो संस्थाएं पहले दोनों पक्षों को जोड़ती थीं, अब हटाई जा रही हैं। ये बंदिशें जानबूझकर लगाई गई थीं। ईरानी अस्पताल, जो 1970 के दशक से सेवा दे रहा था, को मार्च में बंद करने का आदेश मिला, जिसमें आपातकालीन शाखा भी शामिल है। सिर्फ इतना ही एक मजबूत संदेश देने के लिए काफी था। फिर बारी आई
स्कूलों की। कई ईरानी स्कूल बंद कर दिए गए, उनके साइन बोर्ड हटा दिए गए, बसें खाली खड़ी रह गई। फिर सामुदायिक स्थानों जैसे ईरानी क्लब और अन्य केंद्र जो दशकों से जीवन का हिस्सा थे, सील कर दिए गए। ये चुपचाप उठाए गए प्रशासनिक कदम नहीं थे, ये प्रतीकात्मक कदम थे, साफ संकेत कि यूएई अब उस देश के नेटवर्क को जगह नहीं देगा जिसने उस पर हमला किया था। यही से असर तुरंत और व्यक्तिगत हो गया। अब माता पिता बच्चों के लिए नए स्कूल ढूंढ रहे हैं। जो परिवार अस्पतालों पर निर्भर थे, वे अब वैकल्पिक इलाज ढूंढ रहे हैं। दुबई के फ्री जोन में व्यवसायियों को अब सख्त जांच, देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ अपने कारोबार को जिंदा रखने के लिए अलग अलग शहरों में अपना काम बांटना पड़ रहा है। साथ ही वे अनौपचारिक नेटवर्क जो छोटे स्तर के व्यापार को जिंदा रखते थे, अब थम गए हैं। वह खामोशी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि यहाँ भरोसा ही टूट रहा है। जो रिश्ते दशकों में बने, वे कुछ महीनों में बिखरने लगे हैं। कुछ ईरानी यहाँ से पूरी तरह जाने का फैसला कर रहे हैं, बाकी निगरानी में रहते हैं, क्योंकि माहौल बदल गया है। यूएई ईरानी समुदाय से आगे भी संदेश भेज रहा है। ये अपने लोगों और व्यापक दुनिया को दिखा रहा है कि वो हमलों को चुपचाप नहीं सहेगा और ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। लंदन और सिंगापुर के निवेशक ऐसे देश को देख रहे हैं जो स्थिरता बनाए रखता है और जोखिम नहीं नजरअंदाज करता। खाड़ी के पड़ोसी अब स्पष्ट सीमाएं बनाने वाले व्यापार केंद्र को देख रहे हैं, न कि संघर्ष में उलझे हुए। इन सबके मिलाने पर बदलाव साफ दिखता है। ईरान ने कभी दुबई का इस्तेमाल प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए किया था। वह चीजों को चलाते रहने के लिए उस संबंध पर निर्भर था। अब वह संबंध टूट रहा है और इसके बाद जो अलगाव आता है वह सिर्फ जमे हुए खातों या बंद दफ्तरों में ही नजर नहीं आता। ये बिखरी जिंदगियों, टूटे समुदायों और अनिश्चित आजीविकाओं में दिखता है। ये एक फैसले से जुड़ा है जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी फिर शुरुआती साझेदारी पर लौटती है और बताती है कि उसे खोना सब कुछ क्यों बदल देता है। दुबई ईरान के लिए कभी सिर्फ एक और शहर नहीं था। यही रास्ता था जिसने प्रतिबंधों के बीच पहुंच, तरलता, आड़ और व्यापारिक ऑक्सीजन एक ही जगह मुहैया कराई, जिससे प्रतिबंध झेलना मुमकिन लगने लगा। तेहरान ने यूएई के खिलाफ आक्रामकता दिखाकर अपना ही रास्ता बंद कर लिया और खुद को मुश्किल में डाला। ईरान ने मदद करने वाले का नुकसान किया, दुबई ने उसका बटुआ छीन लिया। अगर आपको दिखा सहारे और वफादारियां कितनी जल्दी टूटती है तो लाइक करें और ऐसे विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें जो सच में शोर शराबे से परे जाकर बात साफ करे।